नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। राज की बात में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स अपना पक्ष जब रख रहे हैं तो किस तरीके से उन तमाम मसलों को सामने ला रहे हैं जो जनता के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ये वक्त नेताओं के रिपोर्ट कार्ड का भी है और लोगों के बीच में जाकर ये बताने का कि वोट उन्हें क्यों दिया जाए। राज की बात की इस कड़ी में आज हमारे साथ कंवरपाल गुर्जर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका सूर्य समाचार पर। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा कि विधानसभा चुनाव है, दस्तक दे रहे हैं, लोकसभा चुनाव भी हमने देखे और अब विधानसभा चुनाव है। तैयारी इस वक्त आपकी कैसी चल रही है और किन मसलों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, क्योंकि 10 साल से सत्ता में हैं आप? देखिए, तैयारी हमारी बहुत अच्छी है और भारतीय जनता पार्टी है वो पूरी तरीके से संगठन पे आधारित पार्टी है। संगठन हमारा बहुत मजबूत है और जो एक सिस्टम होता है हमारा, मतलब बूथ प्रमुख, बूथ की समिति और उसके बाद शक्ति केंद्र, उसके बाद मंडल, ये सारा एक सिस्टम है वो हमारा एकदम बहुत चुस्त दुरुस्त है। जहाँ तक मुद्दों की बात है, मुद्दा एक ही है और वो है विकास। हम विकास पे ही चुनाव लड़ेंगे और जो विकास हमने किया, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कांग्रेस के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा विकास हमारे टाइम में हुआ है और इस बात को जनता भी स्वीकार करती है कि भारतीय जनता पार्टी के टाइम में बहुत विकास हुआ। दूसरी बात, हमने जनता के विश्वास को बहाल किया। कैसे बहाल किया? हमारे से पहले जो सरकार थी उसके दौरान एक आम धारणा लोगों की की थी कि भाई अगर हमने कोई काम कराना तो ये एक खास जगह है, वहाँ से जहाँ से मुख्यमंत्री वहीं विकास होगा, हमारी कोई परवाह नहीं करेगा। लोग हताश निराश थे, बिल्कुल उनको लगता था कि हमारा कोई काम होगा नहीं, होता भी नहीं था कोई भी काम, तो एक हताशा थी। ऐसे ही नौकरी वगैरह के बारे में भी लोगों की राय थी कि भाई नौकरी तो वहीं के लोगों को मिलेगी, हमें नौकरी मिलेगी, और सारे नियम तोड़ के ऐसा किया गया। और ये कोई मेरे कहने से नहीं है कि नियम तोड़ के गया, कोर्ट ने उसको सिद्ध कर दिया। कोर्ट ने उनकी जो भर्ती थी, बड़ी भारी संख्या में उनकी भर्ती को रद्द कर दिया। तो ऐसा लोगों की धारणा थी। इन 10 साल में हमने जनता के विश्वास को कायम किया, बहाल किया उसको। जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कही कि सबका साथ सबका विकास, और जो बात हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने कही कि हरियाणा एक हरियाणवी एक, हम व्यवहार में लेके आए उसको। हमने ऐसे नहीं केवल नारा दिया, हम व्यवहार में लेके आए। जो व्यक्ति काबिल था उसको नौकरी मिली, उसकी काबिलियत के आधार पे। आज कोई आदमी नहीं कह सकता कि मेरे साथ कहीं भी कोई रत्ती भर भी कोई इस प्रकार का हुआ। डेवलपमेंट के मामले में भी हमने जो निर्णय लिए वो सबके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी शुरू में जब गए तो 5 कॉलेज की घोषणा करके आए और 5 कॉलेज की घोषणा करने के बाद उन्होंने बैठक बुलाई सभी विधायकों की। उसने कहा अभी यार ये तरीका ठीक नहीं है, हमें एक योजना बनाते हैं। योजना क्या है कि कोई भी लड़की 20 किलोमीटर से दूर पढ़ने नहीं जाएगी पूरे हरियाणा की। और हमने 79 कॉलेज खोल दिए हरियाणा में, 103 कॉलेज पूरे टाइम में खुले। तो क्या ये तमाम बातें कांग्रेस को पता नहीं है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पता नहीं है? क्योंकि वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होती है तो वहाँ पर ओपन चैलेंज देते हैं सरकार को और कहते हैं कि इन्होंने तो कोई यूनिवर्सिटी खोली नहीं, कोई नए संस्थान खोले नहीं गए। अगर खोले भी गए तो सिर्फ नाम के लिए हैं। कोई एक नाम भी बता दें जो यूनिवर्सिटी खोली या विकास की, सीधे आरोप लगाते हैं। देखिए, हमने उनसे कहा कि जहाँ आप खड़े ना जी वहीं की बात कर लें। हाँ। सारे हरियाणा करनी, सारे हरियाणा कर लें, यहाँ की करनी यहाँ की कर लें। अभी यहाँ पे दीपेंद्र हुड्डा जी आए थे तो एक पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि यहाँ जो मंत्री हैं कंवरपाल, वो बार बार ये कहते हैं कि कोई आप 10 काम बता दो जो आपने जिले में किए हों। एक काम नहीं बता सके, केवल एक नाम लिया, थर्मल प्लांट। थर्मल प्लांट भी चौधरी देवीलाल के टाइम में जमीन एक्वायर होती, चलता चलता 20-25 साल में जाकर के टाइम में, लगाए नहीं के टाइम में, ये बात सही है, लगाने के टाइम में उद्घाटन उनका नरसिम्हा राव जी ने किया था दिल्ली से ही, और फिर उसके बाद चौटाला साहब ने किया था, फिर बयान के टाइम में, ये सही है बात। लेकिन उसके अलावा कोई काम वो है बता ही नहीं सके कि यमुनानगर में उन्होंने क्या काम किया। पूरे प्रदेश में भी कोई काम ऐसे वो बता ही नहीं सकते, कोई बताएगा कोई काम किया हो, कोई ऐसे काम उनके टाइम में हुए नहीं। आप जब जवाब दे रहे हैं तो एक नैरेटिव ये सेट करने की कोशिश भी हो रही है। ये लगातार कहा जा रहा है कि 10 साल जो आप लोग सरकार में थे, सत्ता में थे, और 10 साल जो कांग्रेस पार्टी के थे, तो जब आपसे हिसाब मांगा गया और हिसाब मांगो अभियान शुरुआत की गई कांग्रेस की तरफ से, तो एकाएक बीजेपी के तमाम नेता ये कहने लग गए कि कांग्रेस पार्टी पहले अपना हिसाब दे। नहीं, देखिए ये तो बात जरूरी है, जो मेरे से हिसाब मांग रहा है उसने थोड़ा बहुत हिसाब अपना भी देना चाहिए ना। अब ऐसे तो नहीं वो हिसाब ही मांगता रहे, दे कुछ भी ना। हम तो हिसाब हमारे से तो कांग्रेस नहीं मारे थे। तो जब माने प्रधानमंत्री बने देश के नरेंद्र मोदी जी, तब उन्होंने कहा था कि 5 साल के बाद जब आपके पास आऊँगा तो हिसाब लेके आऊँगा, ऐसे नहीं वोट मांगूंगा। तो हमारे लिए तो फाइनल था। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी लगाओ कि हमारे से हिसाब कांग्रेस ने मांग लिया, तो हमें बेहद खुशी है इस बात की, कांग्रेस ने हिसाब मांग गया।
हम सबसे साफ दे रहे हैं। हम जहाँ भी आप मेरी कहीं भी प्रोग्राम में जाओगे ना, हम डेवलपमेंट पे बात करते हैं, दूसरी बात ही नहीं हम कोई भी कर रहे हैं। हम सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करते हैं, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे आपको अपने यही की बात बताता हूँ। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज कर दिया, अभी आप जाके देख लो, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग वहाँ बन ली, तैयार हुई। ऐसा नहीं है कि कोई हमने घोषणा कर दी। हमने ये हॉस्पिटल बना दिया, 100 बेड का। यमुनानगर जिले की बात कर रहे हैं। 200 बेड नहीं, बस ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूशन, इसको तो इकट्ठा मान लो, बिल्कुल। आगे मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाऊँगा। अभी यहाँ से जैसे ही आप चलोगे तो अपना लक्कड़ मंडी है, हमारे टाइम में बनी 7 करोड़ खर्च के। उससे आगे सिसरौली हॉस्पिटल है, वो 6 बेड का था, आज 30 बेड का है। उससे आगे खिजराबाद हॉस्पिटल है, 6 बेड का था, 30 बेड का है। उसके साथ कोर्ट में डिस्पेंसरी थी, आज वहाँ हॉस्पिटल है। खदरी में डिस्पेंसरी थी, वहाँ हॉस्पिटल है। सिसरौली में जो छोटा सा कॉलेज था उसको बढ़ा के हमने 3 गुना कर दिया। उसके बाद हमने खिजराबाद में कॉलेज खोल दिया। ITI हमने सिसरौली में खोल दी, ITI हमने खिजराबाद में खोल दी। खिजराबाद में बस स्टैंड बना दिया, वहाँ पे हमने तहसील बना दी, ब्लॉक बना दिया, सब डिवीजन बना दिया बिजली का। सिसरौली को हमने सब डिवीजन बना दिया, 6 पुल हमने बना दिए। तो ये सारे डेवलपमेंट के जो काम है, मैंने एक सांस में आपको सारे गिना दिए ना। अब उनसे कहोगे 3 घंटे लगाएगा, कुछ 6 काम बता दो। चलिए, मैं उनसे भी इंटरव्यू करूंगा और उनसे भी ये सवाल लाजमी तौर पर पूछूंगा। लेकिन आपने जैसे ही एक सांस में तमाम काम बताए, मुद्दा ये भी रहता है कि कभी कभी चुनाव जिताने के लिए वोट नहीं दिया जाता, कभी कभी चुनाव हराने के लिए भी वोट दिया जाता है। जनता की बात मैं कर रहा हूँ। 10 साल जब आपको सत्ता पर काबिज हुए हो जाते हैं तो ये एक बड़ा चैलेंज रहता है कि क्या आप ये तमाम बातें जो आपने अभी अभी बताई लोगों को बता पाने में कामयाब हुए हैं। जब लोगों के बीच में जा रहे हैं तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है इन तमाम कामों के बेस पर? लग रहा है आपको कि दोबारा आप जीतने वाले हैं? देखिए, मुझे तो बिल्कुल लग रहा है कि जनता बिल्कुल पूरे तरीके से सेटिस्फाई। मैं अभी जब मैं आपके साथ बात कर रहा, इससे पहले मैं 7 जगह प्रोग्राम करके आया हूँ और मैंने लोगों से पूछा कि भाई डेवलपमेंट के बारे में आपकी क्या राय है। उन्होंने कहा जी डेवलपमेंट बहुत हुई, इतनी आज तक डेवलपमेंट कभी नहीं। वो लोग सेटिस्फाई हैं। जो हमारा काम करने का तरीका है, हमारे से पहले जो लोग थे वो जिस तरीके से करते थे, हम जिस तरीके से करते। मैं लगातार 10 साल से यहाँ लोगों के बीच में हूँ। सोमवार को मैं सुबह से बैठता हूँ, जब तक मिलने वाले लोग रहते हैं मिलता हूँ, चाहे उसमें 2 बजे में 2:30 बजे। शुक्रवार को पूरा दिन मैं मिलता हूँ, ये 2 दिन निश्चित हैं। और मंगलवार और बुधवार को मैं चंडीगढ़ मिलता हूँ। इसके अलावा भी अगर मैं आऊँ तो मिलता ही हूँ, किसी टाइम भी कोई आके मिल लेता तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि पिछले 10 साल में हमें इस बात का पता चला था कि कंवरपाल तो रेस्ट हाउस में सो रहा था और वो मिला नहीं किसी से। कोई आदमी नहीं कह सकता, ये किसी कोई नहीं कहेगा, आप सब कहेंगे यहाँ मिलता है कंवरपाल। तो यही होते हैं ज़्यादातर, मतलब अपने उम्मीदवार से यही उम्मीद करते हैं लोग ज़्यादातर। लोग कहा ये भी जाता है कि लोकसभा में पर्सनल मार्किंग होना मुश्किल होता है, लेकिन विधानसभा में माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत काम करती है। ये बिल्कुल सही है बात है। तो आपके 100% सहमत हूँ इससे। आपसे ये सवाल भी बनता है क्योंकि बात यहाँ विकास की हो रही है, बात यहाँ पर 10 साल की हो रही है कि 10 साल से बैक टू बैक आप जीत रहे हैं। आप भी 2 मरतबा विधायक बन चुके हैं बैक टू बैक। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 2019 के चुनावों को हम याद करते हैं और आपको भी बहुत क्लोजली याद होंगे, तकरीबन 80 से 90% कैबिनेट हार गई थी। और इसी तरीके का आने वाले वक्त में माहौल ना बन जाए, उसके लिए क्या तैयारियां पूरी कैबिनेट के लिहाज से भी अगर आप बता पाएँ और आपके लिहाज से, क्योंकि आपके पास भी बहुत इंपॉर्टेंट महकमे थे, उन महकमों की कार्यशैली और उनमें हुए विकास पर भी आएंगे। लेकिन कैबिनेट मंत्री अमूमन हार जाते हैं, उससे कैसे निपटेंगे कंवरपाल? देखिए, 2-3 बातें हैं। एक तो लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी शब्द है, हाँ, कि भाई 10 साल के बाद ना ये सब पे लागू होगा, ये तो आएगी। और एक जो आप कह रही है ये एंटी इनकम्बेंसी, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हैं। उसमें क्या है कि अगर आपने डेवलपमेंट तो करा दी, लेकिन आप इतने घमंड में हैं कि मिलते ही नहीं किसी से, तो स्वाभाविक है कि व्यक्ति जहाँ विकास चाहता है वहाँ सम्मान भी चाहता है। अगर आप मतदाता को सम्मान नहीं देने का ना जी, तो शायद वो फिर उसको इग्नोर कर देगा, आपने जो डेवलपमेंट भी की उसको छोड़ देगा। तो दोनों चीज़ों का तालमेल आपने रखना पड़ेगा। आपको विकास भी कराना पड़ेगा और लोगों का सम्मान भी करना पड़ेगा। अगर लोगों का सम्मान नहीं करोगे तो फिर वो एंटी इनकम्बेंसी आएगी ज़रूर। तो लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, ना ही कोई इस प्रकार का व्यवहार है। लोगों से आप बात भी करोगे तो लोग यही कहेंगे आपसे कि भाई ये मंत्री से पहले भी ऐसे ही था और मंत्री के बाद भी ऐसे ही है। ठीक है, तो सम रहने की कोशिश है कि सामान रहा जाए, भले सत्ता में हो या ना हो। क्योंकि विकास की बात हो रही है तो मैं यमुनानगर के हिसाब से जानना चाहूँगा। स्टील इंडस्ट्री का बहुत बोलबाला था, लगातार प्लाईवुड इंडस्ट्री की बहुत बात होती थी, उसमें कहीं ना कहीं डिक्लाइन तो आया है। उसके पीछे के फैक्टर्स क्या आपको लगते हैं, रीजंस क्या लगते हैं? जो बिजनेसमैन है वो थोड़ा अपने आप को महसूस करता है कि शायद और बेहतर हो सकती थी स्थिति। नहीं, देखिए, जो बातें उन्होंने हमारे सामने रखी, हमने उनकी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास किया।
कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो थी वो CTP की थी कि CTP यहाँ लगना चाहिए। तो काफ़ी लंबे टाइम से, पिछले 20 साल से इनकी डिमांड थी। वो CTP हमने मंजूर करा दिया, उसका शिलान्यास भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उसका टेंडर भी हो गया, जल्दी वो काम उसका शुरू भी हो जाएगा। 99 करोड़ रुपए उसके मंजूर हो गए, सारा कुछ हो गया उसका, तो वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उससे मैं समझता हूँ इंडस्ट्री को काफ़ी लाभ मिलेगा। हमने इंडस्ट्री के लिए, लेकिन आज कंपटीशन का दौर है। एक टाइम था कि जो पित्तल का बर्तन था, स्टील का बर्तन था, तो मैं समझता हूँ देश में नंबर 1 की स्थिति में जगह था। अब और बहुत जगह बढ़ने लग गया, तो स्वाभाविक है उससे। आप कह रहे हैं कंपटीशन बहुत हो गया? अब कंपटीशन बहुत है, लेकिन फिर भी हमारा काम ठीक है, लेकिन है कंपटीशन। जहाँ तक प्लाई बोर्ड की आपने बात कही कि प्लाई बोर्ड में भी इसी प्रकार की है। प्लाई बोर्ड में पहले यूपी में पूरी तरीके से प्रतिबंध था, वहाँ इंडस्ट्री लगी नहीं रही थी, हमारा काम बहुत अच्छा था यहाँ। लेकिन अभी जो पिछला कुछ एक दौर गया, उसमें जो पॉपुलर बेहद डाउन रेट पे चला गया जी। और उसका रेट बहुत डाउन होने की वजह से लोगों ने पॉपुलर लगाना बंद कर दिया। अब पॉपुलर लगाना और उसको तैयार करना टाइम तो लगेगा, उसमें टाइम लगेगा। तो स्वाभाविक है कि अब पॉपुलर का रेट काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा। इस टाइम मेरा ख्याल है शायद 1600 के करीब है, 1800 तक चला गया था, अब भी 1600 रुपये रेट है। तो थोड़ा सा कंपटीशन में ना जी, मुकाबले में रहना पड़ता है। आज तो वर्ल्ड मार्केट है, कोई ऐसा तो नहीं कि ग्लोबल विलेज है, वो तो चलता नहीं है, तो बाहर के लोगों से मुकाबला करना पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ की इंडस्ट्री इस मामले में मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है, हमारा देश बहुत अच्छा है, भाग्यशाली है कि हमारे जितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने इसने मुश्किल दौर में भी अभी तक चाइना को अंदर घुसने नहीं दिया है। अभी भी हम मार्केट में बने हुए हैं। लेकिन यह है कि एक दौर आता रहता है, थोड़ा थोड़ा तकलीफ का भी आता है। आज थोड़ा सा एक दिक्कत है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री को उसमें पूरा सहयोग करें। उनकी 2% मार्केट फीस थी, हमने घटा के 1% कर दी, और अभी हमने उसको समाप्त करने का भी निर्णय लगभग ले ही लिया था। इतने में 4 संहिता लग गई, तो हम उसको फैसले को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन हमारा पूरा प्रयास है कि हम इंडस्ट्री को कुछ ऐसा दें कि जिससे इंडस्ट्री को लाभ मिले। तो चलिए बातें आपके महकमों पर, क्योंकि आपके पास बेहद अहम महकमे थे। हम बात कर लें शिक्षा विभाग की या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। शिक्षा विभाग की अगर बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या ये रहती है कि जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, नकल की समस्या का जिक्र बहुत होता है। इस तरीके के विजुअल्स हमारे पास बहुत आते थे लगातार। ऐसा नहीं है कि आपके वक्त में आए या सिर्फ उससे पहले आए, लगातार आते रहे। उस पर लगाम लगाने के लिए आपने क्या किया, क्या आप कर पाए और क्या सेटिस्फाइड रहे आप शिक्षा महकमे से? यहाँ नकल बहुत बड़े पैमाने पे होती थी, और मुसीबत ये थी कि माँ बाप भी सहयोगी थे उसमें। लेकिन अब धीरे धीरे वो बिल्कुल समाप्त हो गई। अगर पिछली बार का आप वो देखो तो नकल के बिल्कुल ना के बराबर हैं। एक घटना घटी सिर्फ, बाकी कोई घटना घटी नहीं है। और बिल्कुल हमने QR कोड वगैरह लगा दिया। जो लोग इस प्रकार से करते थे ना कि व्हाट्सअप किया और बाहर पेपर भेज दिया और सॉल्व करके मंगा लिया, उसका 1 मिनट में पता चलता, जैसे ही होता है तुरंत पता चलता है किसने किया वो पता है। उनके खिलाफ खूब सख्त कार्रवाई हमने की, तो उसको भी रोकने का हमने काम किया। इस प्रकार की घटनाएं नहीं रही। जहाँ तक एजुकेशन में डेवलपमेंट की बात है, दूसरे कामों की बात है, तो जैसे मैंने अभी हायर एजुकेशन का आपको बताया कि पूरे टाइम में 103 कॉलेज खुले, हमारे टाइम में 79 कॉलेज खोल दिए हमने। इसी प्रकार से स्कूलों में जो अपग्रेड की संख्या है हमारी, वो अब तक की सबसे ज़्यादा है। जो 10th स्कूल थे उनको 12th का करने में हमने ज़्यादा काम किया। जो हमारे 8वीं के थे उनको 10वीं करने में हम ज़्यादा काम किया। तो उसमें भी हमने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी। जो आधुनिकीकरण था, स्मार्ट बोर्ड और दूसरे, वो भी हमने कॉलेजों में बहुत अच्छा किया। इसके साथ साथ हमने बच्चों को टैब देने का काम किया। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टैब हमने दिया। हमने 5 लाख बच्चे जो 10वीं 11वीं 3 क्लासों को, 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को सभी को टैब दिया, एक तरफा सभी को। और 5 लाख टैब हमने बच्चों को दिए। उसमें हमने सॉफ्टवेयर डाल के दिया, 29 सब्जेक्ट हैं उनका, सारों का सॉफ्टवेयर डाल के दिया। उसके साथ 2 GB जो डाटा है वो हमने फ्री दिया। 5 करोड़ रुपए हम देते हैं उसके, तो बच्चा उस पर दिन भर कितनी भी पढ़ाई कर सकता है। तो इससे बहुत बड़ा लाभ है। इसके साथ ही हमने एक और किया, एक सुपरिटेंडेंट हमने चलाया। उसमें हमने 100 बच्चे ऐसे जो सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, उनका हमने टेस्ट लिया, और जो टॉपर थे उनमें से, तो उन बच्चों को हमने बुलाया। उन बच्चों को मैंने 6 दिन की कोचिंग दी। कोचिंग देने के बाद फिर उनमें छांटे, और 100 बच्चों को मैंने फिर कोचिंग दी दोबारा। 100 को छांट के उनकी कोचिंग चालू रखी। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट आए। मैं समझता हूँ पहली बार से 23 या 24 बच्चे IIT में आए। अगली बार 26 बच्चे हमारे MBBS में आए, और ऐसे 26 या 27 बच्चे हमारे IIT में गए। हम बहुत प्रभावित हुए उनसे, और हमने उनको बुलाया चंडीगढ़, और मैंने बोलते यही बात कही थी कि आप नहीं, आपसे ज़्यादा हम उत्साहित हो गए आपका रिजल्ट देख के।
और माननीय मुख्यमंत्री ने जब उनका इंटरव्यू लिया, पूछा उनसे, तो पता चला कि बहुत ही गरीब परिवार थे। और कुछ बच्चों ने खड़े कहा कि IIT में जाना या MBBS में जाना, हमारे दिमाग में था भी नहीं कि हम कभी MBBS में चले जाएंगे, IIT में चले जाएंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री ने बल्कि उनको ऑफर भी दिया कि अब आपका एडमिशन IIT में होगा तो पैसे का ज़्यादा बंदोबस्त आपको करना पड़ेगा, बाहर रहना पड़ेगा, तो सारा पैसा सरकार देगी आपको, जितना पैसा लगेगा सारा सरकार देगी। और जब आप बड़े इंजीनियर बन जाओगे तब जितनी तनख्वाह आपको मिलेगी उसमें साथ दी तनख्वाह या 1 लाख रुपए तनख्वाह आप सरकार में जमा करा दो, अपने पैसे जमा करा दियो। लेकिन अभी आपने डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, तो आप इसके लिए काम करेंगे, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं कि मेरे माँ बाप के पास पैसे नहीं है। तो इसका तो बहुत अच्छे उसके परिणाम, और आज उसके रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि अब हमने सुपर 100 को सुपर 600 बना दिया। और मैं समझता हूँ कि जो बहुत ही ऐसे लोग थे जिनके पास संसाधन नहीं थे, तो ऐसे बच्चों को अवसर मिल रहा। और मैं इसको इस तरीके से नहीं देखता, मैं इसको देखता हूं कि भारत निर्माण का एक वो है, प्रदेश के निर्माण का है, देश के निर्माण का है। क्योंकि ऐसी प्रतिभाएं जो केवल पैसे की वजह से पीछे रह गई थी, उनको मौका अगर मिलेगा तो देश को मौका मिलेगा। तो हमने इसमें काफ़ी अच्छे काम। बिल्कुल। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो उसके लिहाज से कौन सी ऐसी चीज़ें रही जिन बिंदुओं पर आपने मुख्यतः काम किया और आपको लगता है कि और बेहतर उसे करने की ज़रूरत आने वाले वक्त में? देखिए, एक तो हमने जो प्लांटेशन है उसके लिए काफ़ी प्रयास किए। अब हमारे पास बहुत कम जगह है, हमारे पास 3.6% ज़मीन है सारी। आम रूटीन में मसले तो आबाद तो 30% हो, लेकिन 20 की तो उम्मीद करते ही हैं। तो हमने प्रयास किया, जहाँ भी गांव में खाली ज़मीन थी हमने प्रयास किया कि वहाँ सारी में पेड़ लगाएं और पेड़ों को बढ़ा करें। फिर अब की बार हमने जो हमारे शमशान घाट है तो वहाँ भी हमने टारगेट रखा कि वहाँ हम सारे में पेड़ लगाएं। फिर जो हमारे तालाब हैं, अमृत सरोवर बन रहे, वहाँ भी हमने प्रयास किया कि वहाँ भी पेड़ लगें। तो हमारा प्रयास है जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लग सकें। इसके साथ ही फिर मैंने एक स्कीम चलाई कि जो बच्चे 9th क्लास में जाते हैं, 8वीं पास करके, हम 9th क्लास के बच्चे को 1 पेड़ देंगे और उसको कहेंगे ये पेड़ आपने लगाना, और जब आप 12th करके आएंगे तो इसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे और देखेंगे ये पेड़ कितना बढ़ गया, कैसी आपने इसकी चिंता करी। अगर आपका पेड़ पूरा विकास करता है तो हम 5 नंबर आपको देंगे, जो आपको कहीं भी जब इंटरव्यू आएगा तो उसमें आपके काम आएंगे। और अगर उसकी ग्रोथ कम होगी तो कम नंबर, अगर नहीं होगी तो फिर बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो 5 नंबर का हमने देके उन सब बच्चों को पेड़ दिए, उन्होंने पेड़ लगाए। और दूसरा मेरा मानना ये था, जो बच्चा पेड़ लगाएगा और उसको बड़ा करेगा तो भावनात्मक रूप से वो उसके साथ जुड़ जाएगा। तो कभी अगर जीवन में उसके सामने आएगा तो शायद पेड़ को काटते समय 10 बार विचार करेगा, नहीं काटना चाहिए। उसकी ममता हो जाएगी पेड़ के प्रति, एक इस प्रकार का भाव भी होगा। बिल्कुल। तो ये कोशिश है कि क्लीन स्लेट को उसी तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार किया जाए जो हमारी युवा पीढ़ी। मेरा मानना है कि लोगों में जब तक पेड़ के महत्व की जानकारी नहीं होगी कि कितना जरूरी है मेरे लिए, तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही दिक्कत होगी। ऐसे हमने पुराने पेड़ के बारे में निर्णय लिया, और जो पुराना पेड़ है मैंने उसकी पेंशन लगा दी। वैसे देश में हम ही अकेले जो पेड़ की पेंशन लगा रखी। तो जो पेंशन एक नागरिक की है, वही पेंशन जो उसको मंथली मिलती है वही सालाना हम पेड़ को दे रहे, इस टाइम दे रहे वो पेंशन, ताकि लोग पुराने पेड़ को ना काटें। उसकी वजह से पर्यावरण की बड़ी समस्या है। कुछ पक्षी ऐसे हैं जो अंडे खोखर में ही देते हैं, और खोखर पुराने पेड़ में ही होती है, नए पेड़ में होती नहीं है। तो वो बहुत ज़रूरी था, उसका भी हमने किया। ऐसे और भी निर्णय हमने लिए हैं। मौजूदा वक्त में आप कृषि मंत्री हैं और बेहद ज़रूरी फैसला भी लिया गया MSP को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपके लिए तो शायद प्लस हो जाएगा कि आपके मंत्री रहते हुए हुआ। हालांकि बहुत कम वक्त आपको मिला कृषि मंत्रालय में, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा, कोर मुद्दा था, वो था किसानों का जिस तरीके का आंदोलन और विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। और अभी भी हम देखते हैं कि शंभू बॉर्डर पर जिस तरीके के हालात बनते हैं, किसानों को कैसे केटर कर रहे हैं और वो बैलेंस कैसे किसानों के साथ स्थापित करेंगे, क्योंकि कृषि प्रदेश है हरियाणा, और अगर किसान खुश नहीं है तो फिर मुश्किल है कि जनता खुश हो आपसे। आप कहीं किसानों से बात करो, किसानों को कोई समस्या नहीं है। मतलब 14 फसलों पे पहले MSP दे रहे हैं, कहीं किसी किसान को दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ जहाँ गेहूँ, धान, गन्ना मेन फसल है, तो हमारे प्रदेश में बाजरा भी मेन फसल है और सरसों मेन फसल है। हमारे से पहले किसी सरकार ने खरीदी नहीं, पहले हम सरकार हैं जो इसको खरीद रहे हैं। और इसके साथ साथ जो और 14 फसलों में और भी फसलें हैं वो भी हम सारी खरीद रहे, कहीं दिक्कत नहीं है। सूरजमुखी हम खरीद रहे, मूंगफली हम खरीद रहे, मूंग हम खरीद रहे, चना हम खरीद रहे, और चीज़ें भी हम सारी खरीदते हैं। तो कहीं कोई समस्या है नहीं। अभी हमने 24 की 24 फसलों का कर दिया MSP के, हम सारी फसलें हम खरीदेंगे। अभी ये जो लोग आंदोलन कर रहे, तो देखिए आंदोलन के लिए आंदोलन है, किसान की कोई समस्या नहीं। हम 19 चीज़ें ऐसी हैं, फल और फ्रूट, जिनका 52 भरपाई दे रहे। मेरा ख्याल का किसी प्रदेश में 52 भरपाई की तो वाली योजना भी नहीं है, किसी सोचा भी नहीं है 52 भरपाई। जब हम किसी बाहर प्रदेश में बताते हैं वो बताइए क्या है, तो हम 52 भरपाई दे रहे हैं। अगर मान लो गोभी का रेट डाउन है
तो आप मार्केट में बेचे हो, जो फार्म हमारे पास लेके आ जाओ, जो हमने कीमत निश्चित करी हम आपके पैसे दे देंगे। आपका आलू का मैं तो आप हमारे से ले लो, टमाटर का मैं तो हमारे से लो। और इससे जो हमारा सब्जी खेती करने वाला किसान उसको बहुत बड़ा लाभ हुआ और काफ़ी बड़ी अमाउंट हमने उनको दी है। तो मैं नहीं समझता इसमें। इसके अलावा दूसरा हमारे यहाँ एक सेम की समस्या है, जैसे ही बाखड़ा का पानी आया तो धीरे धीरे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ सेम है, जैसे रोहतक में, झज्जर में, हिसार में, भिवानी में भी कुछ जगह ऐसी और भी हैं जहाँ सेम हैगी। तो उसकी वजह से हमारे लिए बड़ी समस्या थी। तो हमने मछली पालन पे काफ़ी जोर दिया। हमारे यहाँ खारा पानी काफ़ी है, जो मिठा पानी है उसकी मछली का तो हमारा 2 गुना उत्पादन हुआ। जो पहला हमारे से पहले था उससे 2 गुना से ज़्यादा उत्पादन है गया। लेकिन जो इसका उत्पादन है वो हमारा कई गुना ज़्यादा है, मतलब आप लगाओगे शायद 50-100 गुना ही ज़्यादा है। क्या उनका 40 टन था, हमारा 10,000 टन है। बिल्कुल, लेकिन क्या आय दोगुनी हो गई? क्योंकि दोगुनी नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ी। आप देखो ना जी, किसानों की आय दोगुनी हो गई, ये मसला बहुत उठाता है विपक्ष। इसमें दोगुनी नहीं, बहुत ज़्यादा है। अब जो लोग वहाँ रहते हैं ना ठाकुर साहब, आप समझ नहीं सकते कितनी बड़ी समस्या है। एक किसान आज तक 5 एकड़ का किसान था, या कल तक वो 10 एकड़ का किसान था, बाईदा उसके खेत में सेम हैगी। आज वो किसान नहीं रहा, मजदूर बन गया बेचारा। हमने इस बात की बड़ी चिंता की कि भाई इसका क्या होगा। अब हमारे यहाँ एक समस्या और बड़ी है, वो समस्या यहाँ है हमारे यहाँ वेजिटेरियन लोग बहुत ज़्यादा है। हमारे यहाँ मछली पालन करवाना ही अपने आप में समस्या है। वो पति अगर तैयार भी हो जाए, पुरुष तैयार हो जाए तो महिला उलाने लग जाती है, ये काम करागा क्या बेटा, ये मछलियाँ पड़ागा क्या, मछलियाँ मारागा क्या, पाप लगागा, पता नहीं भगवान की, ऐसी सी भावना यहाँ है लोगों की। तो इन लोगों को उस ट्रैक पे लेके आना भी थोड़ा सा मुश्किल काम है। लेकिन अब भगवान की दया से झींगा मछली का पालन जो हम कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा। और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ कि हमारा किसान जहाँ ये दूसरे कर रहा, गेहूँ गन्ना धान कर रहा, बाजरा कर रहा, सरसों कर रहा, कपास कर रहा, तो उसी के मुकाबले में हम झींगा मछली के उत्पादन में भी आ जाएंगे। चलिए ठीक है। कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात कर लेते हैं। जेजेपी जो आपके साथ गठबंधन में थी, बहुत सवाल इसको लेकर रहे कि आप 4.5 साल तक गठबंधन में थे, अब गठबंधन टूट गया है, अब वो चुनाव मैदान में कूद चुके हैं गठबंधन के साथ, गठबंधन में है आज़ाद समाज पार्टी के साथ। तो आपको क्या लग रहा है, कितना कंपटीशन वो आपको देने की स्थिति में है? क्योंकि बहुत वक्त तक तो आपके साथ ही थे और उनके अपने विधायक कुछ आपके पास, कुछ कांग्रेस के पास। देखिए, मुझे लगता नहीं आज इस प्रकार की कोई पोजीशन है। वैसे तो देखो चुनाव के बाद ही पता चलेगा जनता क्या निर्णय लेती है, लेकिन आज जो दृश्य है उसमें कोई आधार नजर नहीं आ रहा दोनों ही पार्टियों का। लेकिन कंवरपाल जी, आधार क्यों नहीं है उस दल का जो आपके साथ था? आपको किंग मेकर वो थे और आपको सत्ता पर काबिज उन्होंने करवा दिया। ऐसा क्या रहा कि उनका ग्राफ इतना गिर गया? इसके लिए जेजेपी तो खुद ये तक कहती है कि हम बीजेपी के साथ चले गए, शायद इसीलिए हमारा ग्राफ गिर गया। देखिए, अब कोई किसी पर आरोप लगाए उसका, अब कौन उसकी जुबान तो कोई रोक नहीं सकता। ये तो अपने अपने कर्म होते हैं, जैसा मैं काम करता हूँ उसके हिसाब से मेरी लोकप्रियता रहती है। अब जो गलतियाँ होंगी वो जनता सारा नोट करती है जी। ये मेरे कहने से उससे नहीं है, लेकिन जनता सारा नोट करती है। अब पिछली बार जब वो चुनाव जीते तो मैं समझता हूँ अचानक ही वो आए, अचानक ही 10 सीटें जीत गए। वो तो अब की बार भी कह रहे हैं, उनके साथ भी हमने साक्षात्कार किया में आए और इतनी देर में वो 10 सीटें जीत के चले गए। और अब की बार पर मुझे कोई आधार नजर नहीं आ रहा। लेकिन वो कह रहे हैं कि उनके साथ भी हमने इंटरव्यू किया दुष्यंत चौटाला से, वो कहते हैं कि त्रिशंकु सरकार बनेगी, यानी वो कहीं ना कहीं होंगे इधर या उधर। नहीं, कोई त्रिशंकु सरकार नहीं बनेगी, बिल्कुल क्लियर मेजॉरिटी आएगी। एनएलडी को कितना सीरियसली लेते हैं? क्या उनसे कोई कंपटीशन मान रहे हैं अपने? देखिए, कंपटीशन तो नहीं है, लेकिन एनएलडी इससे मजबूत है। एनएलडी और जो बीएसपी है, बीएसपी और एनएलडी जो है इनसे मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनका कुछ ऐसा लगता नहीं है। मुकाबला जो है वो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि एनएलडी भी और बीएसपी भी उनका आधार है, कुछ ना कुछ कर लेगी। क्योंकि आपने बात की क्यूआर कोड की, तो मैं आना चाहूँगा पोर्टल्स पर और डिजिटलाइजेशन पर। इस मसले को कांग्रेस पार्टी बहुत भुनाना चाहती है और आप भी मान रहे हैं कि वो कंपटीशन में आपके सामने है, जिनके साथ फाइट आपकी है। तो ऐसे में जो पोर्टल्स को लेकर बहुत बयानबाजी है, उससे कैसे निपटा जाएगा? क्या लोगों को समझा पाने में कामयाब आप हुए कि इंश्योरेंस का पैसा हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हो, वो आपको डिजिटलाइजेशन और पोर्टल के ज़रिए ही मिली और मिल पाएगी? देखिए, दुनिया में जब विकास होता है ना तो नई नई चीज़ें आती हैं। अब विज्ञान बढ़िया, कंप्यूटर आया, पोर्टल आया, उसमें जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। अब पूरे देश में किसानों के पास पैसा डाल रहे हैं, एक बटन दबाते हैं, सारे किसानों को 20 करोड़ लोगों को पैसा उनके खाते में चला जाता है। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को बोनस देंगे। तो पहले बोनस की बात थी, फिर बोनस की बात आई कि अगर बोनस कहेगी सरकार तो लोग ये कहेंगे कि भाई उस टाइम तो चुनाव के बाद की बात कर रहे हैं आप, पहले नहीं।
तो निर्णय लिया कि 2,000 रुपये प्रति एकड़ हर किसान को देंगे। जैसे आज घोषणा करी, 1 सप्ताह तक पोर्टल पे हमारे पास 40% किसान रहेंगे और 40% किसानों को हमने पैसा डाल दिया। 525 करोड़ रुपए हमने डाल दिए, लगभग 1300 करोड़ हमने डालने थे, जो सारा था टोटल, मतलब अनुमान है। जी। तो 525 करोड़ डाल दिए। तो वो कैसे डाल दिए हमने? पोर्टल से ही डाल दिए। अगर मैनुअल हम करते तो मेरा ख्याल हम 5,000 किसानों को भी दे सकते। तो वो था तो हमने सीधे सीधे उनके खाते में डाल दिया, सारा कुछ कर दिया। तो ऐसी जो और बेनिफिट भी हैं, आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया। अब जैसे हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार कर दिया कि जो HKRN की नौकरी है, जो भी आदमी उसमें अप्लाई करेगा और उसकी आमदन अगर 1 लाख से कम है तो उसको 30 नंबर सरप्लस फालतू देंगे उसको, और अगर उसकी 180 से कम है तो उसको 20 नंबर फालतू देंगे। तो बात खत्म होगी ना जी। पोर्टल अपने आप फैसला करता रहेगा कि भाई ये आदमी की आमदन कम है, इसकी है। अगर आदमी के जिम्मे लगाओ, आदमी तो वैसा नहीं करने का। अब इसमें निष्पक्षता आएगी। पोर्टल जो है ना, जो तो मशीन है, अब मशीन के सामने चाहे मुख्यमंत्री खड़ा चाहे आम आदमी खड़ा, वो तो व्यवहार तो बदलता नहीं। उसमें आपने जो फीड कर दिया वैसा व्यवहार करेगा। तो मेरा ख्याल है इसके आने से निष्पक्षता बढ़ेगी, और निष्पक्षता मैं समझता हूँ कांग्रेस के लिए हानिकारक है। वो इसको लाइक नहीं करती है, इस चीज़ों को। हम उसको लाइक करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मनोहर लाल जी यही चाहते हैं कि भाई निष्पक्षता होनी चाहिए, किसी के साथ कोई नहीं, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो हमारे साथ है हम उसके साथ हैं, बाकी का हम नहीं किसी का कुछ भी जानते। तो उनका फार्मूला सार्वजनिक कहते हैं वही बात। हम सार्वजनिक ये कहते हैं कि हम सब के लिए जिम्मेदार हैं। हम 3.25 करोड़ लोग हैं, 3.25 करोड़ के हितों की सुरक्षा करना, इनकी चिंता करना हमारी ड्यूटी है, भले उन्हें वोट दी या नहीं दी। लेकिन वो कहते हैं हमारी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जिसने मारते वोट, जिसने मारते वोट दी हमारा पक्का दुश्मन है। तो बस ये तो फर्क है। फिर वो पोर्टल कैसे रखेंगे? अब पोर्टल तो काम करने का ही नहीं। ठीक है, बहुत से मसले हैं, लेकिन एक मसला जो सबसे जीवंत मौजूदा वक्त में है वो है OPS का मसला। अगर आप हिमाचल प्रदेश को देखें तो हिमाचल प्रदेश ने OPS को लागू किया। आज हालांकि आर्थिक संकट वहाँ पर गहराया है, ये भी एक चिंता का विषय है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि वो OPS के मसले पर सत्ता पर काबिज हो गए, और कहीं ना कहीं जो सरकारी कर्मचारी है उनके जहन में ये रहता है कि अगर कांग्रेस आएगी तो OPS लाएगी। देखिए अभी तो OPS आया नहीं, अभी तो आने वाले टाइम में 20 साल के बाद आएगा। 20 साल के बाद रिटायर होंगे। तो 20 साल से पहले ही हालत हिमाचल के क्या हैं, तो उसके बाद की सोच सका ना जी। अब ऐसा तो नहीं है। देखिए एक चीज़ सोचनी, मैंने एक बात सोच ली, स्वार्थ सोच लिया कि मुझे विधायक बना दो, मुझे मुख्यमंत्री बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे कोई चीज़ मतलब मुझे बना दो, MP बना दो, कुछ भी बना दो, मुझे कुछ नहीं लेना देना देश का क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी कोई चिंता नहीं है। एक तो ये है, ऐसा सोच के चल लो। एक ऐसा सोच के चल लो कि भविष्य के लिए हमारी जो नस्ल है उसका क्या होगा, तो उस पर विचार करके चलो। दोनों में से जो निर्णय करना वो कर सकते हैं। तो पर लेकिन फैसला देता है। अब वो लालच इसलिए दे रहे, हमने नहीं किया। जो पुरानी पेंशन थी हमने समाप्त नहीं की। जब सरदार मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई आने वाले टाइम में ये चल ही नहीं सकती कहीं भी, अगर ऐसे चलोगे तो द्वारा लिंक कर जाएगा। और जो हमारे अहलूवालिया जी थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया, जो योजना आयोग के अध्यक्ष थे, उनकी रिपोर्ट थी, उन्होंने भी ये कहा कि ये चल ही नहीं सकती। तो कहने वाले कौन है? ये कांग्रेस। अब इसको पलटने वाले कौन है? कांग्रेस। वही ये कह रहे हैं कि ये चल नहीं सकती, ये नुकसानदायक है, और बाद में जब सत्ता से बाहर आए तो वो कह रहे हैं इसको। लेकिन उसके लिए भी मैं भी ये समझता हूँ कि जो उन लोगों ने सेवा की है तो उनका जो बुढ़ापा है वो सुरक्षित होना चाहिए, और उसके लिए भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना दी है, तो स्वाभाविक है, उससे मैं समझता हूँ कि लाभ होगा। ये उनकी सुरक्षा भी जरूरी है, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति भी जरूरी है। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव हुए और आप 10 सीटों से 5 पर आकर गिर गए, तो उसके बाद हवाला ये दिया गया कि कुछ चीज़ों का दुष्प्रचार किया गया। तो ऐसा ना हो कि विधानसभा के बाद भी आप ये कह रहे हो कि दुष्प्रचार इतना हो गया OPS का कि उस वजह से हम लोग दूर हो गए। OPS का कोई प्रचार से हम इतने प्रभावित नहीं है। यहाँ प्रचार जो इन्होंने किया कि संविधान को ख़त्म कर देंगे अगर ये सत्ता में आ गए, और ये आएंगे तो ये आरक्षण समाप्त कर देंगे, तो ये अचानक है। जैसे चुनाव शुरू हो गया, शुरू होने के भी 5-6 दिन बाद ये बात चलाई गई, और उन्होंने अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। जो भी उन्होंने हायर लोग कर रखे थे वो सारे के सारे उनके गए, उन्होंने फैला दिया। जब तक इसको क्लियर करते तब तक वोट डल गया। तो अभी मैंने लोगों से पूछा कि भाई इसके बाद कोई आया आपके पास कि भाई संविधान खत्म करेंगे, चलो कहीं चला? कोई नहीं, वोट पड़ की बात खत्म। इससे पहले इन्होंने एक अफवाह फैलाई थी हरियाणा में कि भाई हमारा मंदिर तोड़ दिया, दिल्ली में मंदिर तोड़ दिया। अब अचानक चुनाव है गया, चुनाव के दौरान लोगों को कहा कि मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया, मंदिर तोड़ दिया। तो लोगों ने गुस्साया उस बात पे, लोगों ने इधर उधर वोट डाल दिया, दूसरी साइड में डाल दिया, कांग्रेस का डाल दिया। लेकिन मैंने पूछा कि भाई जब चुनाव हो ही लिया तो उसके बाद आना चाहिए था, मंदिर बनवाओ भाई, यार क्यों तोड़ा भाई, पूछो तो मर जाएगा। आया कोई
बोले ना कोई नहीं आया। उससे पहले क्या गए थे, बोले अभी बटन कोई सा दबा लो चाहे, पर दबागा कमल के फूल गई। ईवीएम में गड़बड़ है। लोकसभा में उसके बाद ये कहने के बाद सबसे ज्यादा बच गई। उसके बाद आपने देखा कितने स्टेटों में इनकी सरकारें भी आई, तो जब वो बटन कोई सा भी दबाओ और कमल के फूल के दबाई, इनकी सरकार कैसे आ जाएगी? तो ये हर बार कोई ना जी ऐसा ही विषय लेके आते हैं जनता के बीच में। पर मैं समझता हूँ कि जनता अब जागरूक होती जा रही है, ये चलने वाला नहीं है इनका। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सूर्य समाचार को आपने वक्त दिया। तो ये आपने सुना कंवरपाल गुर्जर को, जिनकी तरफ से ये कहा गया कि बहुत मजबूत स्थिति में बीजेपी, और अगर किसी से सीधा मुकाबला तो वो जेजेपी या आईएनएलडी नहीं, वो कांग्रेस ही है, लेकिन सत्ता पर काबिज होंगे इस बात के लिए कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। नमस्कार।